आइए अब देखेंगे खबरें विस्तार से। अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है। इस बार उन्होंने हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि हिंदुत्व धर्म नहीं है। इतना ही नहीं, यहां तक कहा कि हिंदुत्व की धारणा है जो बात न माने डंडे मारो। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। रिपोर्ट देखें आप। देखो, बात यह है, हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। अपने बयानों की वजह से अक्सर बवाल खड़े करने वाले दिग्विजय सिंह ने इस बार हिंदुत्व को लेकर ललकारा है। खुद को सनातनी बताया है, हिंदुत्व को तो धर्म मानने से ही इनकार कर दिया। हिंदुत्व की परिभाषा अलग अलग लोग अपने तरीके से देते आए हैं। कोई इसे अपनी पहचान के प्रति सजग होना बताता है, तो कोई इसे हिंदू धर्म की राजनीतिकरण का पॉलिटिकल टूल बताता है। लेकिन दिग्विजय सिंह की सोच अलग है। दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ दिया है। इनका कहना है कि हिंदुत्व की धारणा है कि जो बात ना माने डंडे मारो। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो। जब बात हिंदुत्व की आती है तो सियासत में सहज ही उसे संघ, बीजेपी और उस विचारधारा से जुड़ी संस्थाओं से जोड़ दिया जाता है। और ऐसे जुड़ाव पर भला दिग्विजय सिंह कैसे ना बरसें। सनातन की तारीफ करते हुए दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिए और लगे हाथ बीजेपी पर भी हमला बोला। आपके पड़ोस में बजरंग दल के नेता श्री बलराम सिंह सतना के आईएसआई के लिए पाकिस्तानी एजेंसी के से पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए और 20 लोग उनके साथ और थे। डीआरडीओ के अधिकारी जो सावरकर जी को के शिष्य हुआ मानते थे अपने आप को, पाकिस्तानी एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे थे। मेरी घोर आपत्ति इस बात की है कि शिवराज सिंह चौहान ने इन लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया। अब कोई हिंदुत्व पर सवाल उठाए, भला बीजेपी कैसे चुप बैठ सकती है। और बात जब दिग्विजय सिंह की हो फिर तेवर देखते ही बनते हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर भी बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जनता आपको भली भांति जानती है। आप आतंकवादियों को जी कहते हैं, जाकिर नायक को शांति का दूत बताते हैं और अब बजरंग दल और भाजपा को गालियां देने का काम कर रहे हैं, कोसने का काम कर रहे हैं। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। दिग्विजय सिंह जी, पूरे देश की भावनाओं की कदर करते हुए भोपाल की जनता ने आपको 3.5 लाख वोटों से घर बिठाया था, पर आप उससे भी अब नहीं चेते हैं। आने वाले समय में चेत जाइए, वरना कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो हिंदुत्व को नहीं मानते, क्योंकि हिंदू जो है वो तो वसुदेव कुटुंबकम को मानता है दिग्विजय सिंह जी। और आपका प्रेम तो जिहादियों से है, आपका प्रेम तो आतंकवादियों से है। और सदैव ही आपने जिस प्रकार का सम्मान उसामा जी को दिया है, हाफिज साहब को दिया है, या फिर शांति का दूत आपको जाकिर नायक लगा है, ये स्पष्ट दिखाता है कि हिंदुओं के प्रति आपकी घृणा किस प्रकार की है, ध्रुवीकरण का आपका एजेंडा क्या है। हिंदुत्व पर दिग्विजय सिंह के इस बयान से बहस छिड़ गई है। बीजेपी अक्सर कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताती आई है और दिग्विजय सिंह को कई नेता पाकिस्तान का एजेंट तक कह चुके हैं। उनके इस बयान के बाद बीजेपी को घेरने का एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में लव जिहाद की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हिंदू लड़कों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और उनके जरिए हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया जा रहा है। इस साजिश में प्रोफेसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे लोग भी शामिल हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐसे जिहादियों को कॉकरोच और एमपी पुलिस को
पेस्टिसाइड बताते हुए इनके सफाई की बात कही। देखिए रिपोर्ट। हिंदू बेटियों को ब्रेन वॉश करके फंसाकर शादी कर पहले लड़के बने मुस्लिम और फिर लड़कों के द्वारा उन लड़कियों को इस तरह का किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह खुलासा चौंकाने वाला है। देश में लव जिहाद के मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन हाल में एमपी से गिरफ्तार एचयूटी के 11 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने की नई चाल का खुलासा हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि संदिग्धों से पूछताछ में 7 लड़कों के धर्म परिवर्तन की बात पता चली है। धर्म परिवर्तन के बाद इन्होंने हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया। हिंदू बेटियों को ब्रेन वॉश करके फंसाकर शादी कर पहले लड़के बने मुस्लिम और फिर लड़कों के द्वारा उन लड़कियों को इस तरह का किया गया। हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने, उन्हें आतंक की साजिश में शामिल करने के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये ब्रेन वॉश करने वाले बेहद पढ़े लिखे लोग हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रोफेसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिम ट्रेनर, कोचिंग संचालक, सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन जैसे लोग इसमें शामिल हैं। ये लोग लव जिहाद में लगे हुए हैं। जहां तक सवाल 7 लोगों के धर्म परिवर्तन का है, ये अपने आप में पूछताछ में सब चीजें धीरे धीरे निकलती आ रही हैं। और अचंबा आप देखिए, ये ब्रेन वॉश करने वाले जो लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं है। एक प्रोफेसर है, एक जिम का ट्रेनर है, एक कोचिंग चलाता है, एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन है। इस तरह के लोग ये लव जिहाद जैसे काम में लगे हुए थे। गृह मंत्री जिहादियों को कॉकरोच और एमपी पुलिस को पेस्टिसाइड बताते हैं। गृह मंत्री ने उनके सफाई की बात कही है। इसके साथ ही वो आंकड़े भी दे रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि आतंकी संगठनों से जुड़े लोग प्रदेश में सक्रिय हैं। हालांकि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश में अलग अलग कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। हाल ही में एचयूटी के 11 संदिग्ध एमपी से गिरफ्तार किए गए। इनमें से 10 गिरफ्तारी भोपाल से, एक संदिग्ध छिंदवाड़ा से पकड़ा गया था। इससे पहले 8 राज्यों से जेएमबी के 70 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे। इनमें से 3 बांग्लादेशी आतंकी एमपी से ही गिरफ्तार हुए थे। पीएफआई के 22 संदिग्धों को भी एटीएस ने भोपाल, उज्जैन, इंदौर और नीमच से गिरफ्तार किया। एक बात मैं बता दूं आपको कि जिहादी काकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेगी। 3 बड़ी कार्रवाइयां अभी पिछले महीनों की आप देख लें। जेएमबी, जमायत उल मुजाहिदीन, इसके जो 3 बांग्लादेशी थे वो भोपाल में पकड़े गए। देश भर में 8 राज्यों में 70 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, 22 लोगों को एटीएस ने हमारी ने गिरफ्तार मध्य प्रदेश में किया था। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नीमच ये सब पकड़े गए थे। और तीसरा ये एचयूटी, हिजर तहरीर वाले लोग 16 अभियुक्तों को पकड़ा है। 10 भोपाल में, 1 छिंदवाड़ा में, 5 हैदराबाद में ये पकड़े गए हैं। अब तक झूठी पहचान बताकर लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाने और शादी कर उनका धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते थे, लेकिन अब आतंकी इसके लिए नए तरीके अपना रहे हैं। हिंदू लड़कों का ब्रेन वॉश कर उनके जरिए लड़कियों को फंसाया जा रहा है। प्रोफेसर से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे लोग इस साजिश में शामिल हैं। लेकिन गृहमंत्री ने साफ किया है कि ऐसे आतंकियों का एमपी से सफाया कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां की सियासत में इन दिनों घोटालों की गूंज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कथित घोटालों पर घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है। प्रदेश की सरकार और कांग्रेस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और बीजेपी पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। रिपोर्ट देखें। अब रमन सिंह के पास षड्यंत्र करने या भारतीय जनता पार्टी के पास षड्यंत्र करने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है।
छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सियासी जोर के बीच घोटालों का शोर भी खूब सुनाई दे रहा है। पहले चावल घोटाले के आरोप और अब कथित शराब घोटाला। बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। ईडी के एक्शन के बाद तो बीजेपी को और बल मिल गया है। सियासत चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सत्ता पक्ष भी चुप नहीं है। इन आरोपों को साजिश बताते हुए सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष को घेरा। रमन सिंह ने प्रदेश में चावल घोटाले का आरोप लगाया। सीएम ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी पर ही हमला बोल दिया। सीएम ने कहा कि रमन सिंह की सरकार में हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ। चुनाव के बाद 12 से 15 लाख राशन कार्ड काटे गए। सीएम ने पूछा कि रमन सिंह बताएं कि उन्होंने वसूली की क्या कार्रवाई की। पिछले 1 महीना पहले रमन सिंह ने ये आरोप लगाया था कि 5,127 करोड़ का चावल घोटाला हो गया। अब रमन सिंह के पास षड्यंत्र करने या भारतीय जनता पार्टी के पास षड्यंत्र करने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है। कि रमन सिंह जी 2004 से लेकर 2015 तक के नान घोटाला करते रहे। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। रमन सिंह के सरकार में आप सब जानते हैं, चुनाव संपन्न होने के बाद वो राशन कार्ड लाखों की तादाद में काटते रहे। तो सुना आपने, सीएम न सिर्फ आरोपों को गलत कह रहे हैं, बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों कथित शराब घोटाले पर भी सियासत गर्म है। बीजेपी इसे लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस अब बीजेपी को ही घेरने में जुट गई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में 2017 में जो आबकारी नीति थी, वही नीति अभी भी लागू है, जबकि शराब का राजस्व बढ़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के शासनकाल में 4400 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। 2017 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय छत्तीसगढ़ की जो आबकारी नीति थी, वही आबकारी नीति आज भी यथावत रूप से लागू है। 2017 में छत्तीसगढ़ का शराब से आने वाला जो प्रतिवर्ष का राजस्व था, वो 3900 करोड़ रुपए था। कोई नीति परिवर्तित नहीं हुई है। दुकानों की संख्या कम ही हुई है, बढ़ी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वर्तमान में शराब से जो राजस्व आता है 6000 करोड़ रुपए आता है। लगभग 1.5 गुना अधिक राजस्व आता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उस समय का जो ये 4400 करोड़ रुपए का जो घोटालों के आरोपों को कांग्रेस साजिश बता रही है। चावल से लेकर शराब तक बीजेपी पर ही घोटाले के आरोप लगा रही है। इस पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सरकार ने विधानसभा में क्या कहा, बाद में मंत्री ने क्या कहा, और लोगों को चावल मिला नहीं है। चावल लोगों को नहीं मिला, इसी को तो घोटाला बोलते हैं। और इसलिए गरीबों के निवाले को छीनने का काम, गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी जो चावल भेज रहे हैं, उस पर भी घोटाले का कोई दोषी है तो राज्य की भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस पार्टी है। चुनावी सीजन में हर मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। पार्टियां हर मौका भुनाने का प्रयास करती हैं। प्रदेश में फिलहाल कथित घोटालों पर सियासी शोर मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश भर में चर्चित दी केरला स्टोरी फिल्म के लेखक सूर्यपाल सिंह ने दावा किया है कि जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, वे ही 32,000 लड़कियों के धर्मांतरण का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि फिल्म एक्ट्रेस अदा शर्मा साफ कह रही हैं कि मैं फातिमा बा बन चुकी हूं। अभी मैं सीरिया में हूं और यहां मेरी जैसी 32,000 लड़कियां दफन हो चुकी हैं। वो ये नहीं कह रही हैं कि भारत से हैं ये 32,000 लड़कियां जो लाई गई हैं, वो पूरी दुनिया से सीरिया लाई गई लड़कियों के आंकड़ों की बात कह रही हैं। फिल्म के राइटर सूर्यपाल सिंह से बात की हमारे संवाददाता ने। देश भर में चर्चित द केरला स्टोरी के लेखक सूर्यपाल सिंह इंदौर पहुंचे हैं। वो इंदौर संभाग के धार जिले के रहने वाले हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस फिल्म
को लिखने में उन्होंने कितनी मेहनत की है। जी बताइए, कितनी मेहनत हुई इस फिल्म को लिखने में? काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी दिन रात इसमें हमने लगाए हैं। सेंसिटिव मुद्दा था बाकायदा यह, इसलिए हमें ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी हो गई थी कि हम जो भी बात लिखें, जो भी बात कहें वो बड़ी प्रामाणिक हो और काफ़ी जांची परखी हो। तो इसमें हमारी काफ़ी मेहनत लगी है। 3 साल तो लिखने, 2 साल तो लिखने में लग गए हैं इसे, 1 साल करीबन के ऊपर की इसकी शूटिंग वगैरह में लग गया, और रिसर्च वर्क में मेरे डायरेक्टर ने जो करीबन अपने 6-7 साल इसमें खपा दिए। अच्छा, ये तो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने इस फिल्म को फंड किया है। जी। आरोप लगाने वाले मुझे एक सवाल का जवाब दें कि अगर ये फिल्म फंडेड होती तो हमारी फिल्म मात्र 30 करोड़ की नहीं होती, कम से कम 300-400 करोड़ का बजट होता। अगर ये फिल्म हमारी फंडेड होती तो हमारी फिल्म में अननोन या ज़्यादा कम परिचित जो चेहरे हैं वो फिल्म के अदाकाराएं नहीं होती, हमें बड़े स्टार कास्ट हमारी फिल्म में होते। और हमारी फिल्म अगर वो होती फंडेड होती तो हमारी फिल्म को ऐसा नहीं होता कि हम फिल्म के एक दिन पहले तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होते उसको रिलीज करवाने के लिए। लव जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद का गठजोड़ फिल्म है, उसके बाद से पूरी यूनिट को धमकियां भी मिल रही हैं। आपको भी धमकियां मिल रही हैं? जी, धमकियां मिलती है। धमकियां तो हर जगह से आती रहती है, हम उसका कुछ नहीं कह सकते। लोग कहां से कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं या देश के बाहर से कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, जिन लोगों का ये नेक्सस चल रहा था, इस तरह का जो उनका प्रायोजित कार्यक्रम था, उसको हमने एक्सपोज किया है, तो स्वाभाविक है कि उनके तकलीफ तो होगी, और जब तकलीफ होगी तो हमें धमकाने का प्रयास तो करेंगे। अच्छा, एक बात और आपत्ति जो उठा रहे हैं लोग कि 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण हुआ इस फिल्म में दिखाया गया, कितनी सच्चाई है इसमें? जो ऐसा बोल रहे हैं कि इस फिल्म में दिखाया गया, इसका मतलब है कि उन्होंने फिल्म देखी ही नहीं है, क्योंकि फिल्म अगर देखेंगे तो उन्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो नहीं देखे हैं वही लोग सिर्फ इस पर्टिकुलर आंकड़े को लेकर अपनी आपत्ति जता रहे हैं। और फिर भी मैं एक बात और क्लियर करता हूं कि जो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं उन्होंने टीजर तक ढंग से नहीं देखा है, क्योंकि ये मुद्दा टीजर से आया। अगर आप टीजर को ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें मेरी जो अदाकारा है अदा शर्मा, वो कहती है कि मैं फातिमा बाबा बन चुकी हूँ, मैं अभी सीरिया में हूँ और यहाँ मेरे जैसी 32,000 लड़कियाँ दफन हो चुकी है। तो मेरे जैसी लड़कियाँ यहाँ दफन हो चुकी है, वो ये नहीं कहते कि भारत से आके दफन हो चुकी है। इट्स मीन्स वो जो पूरी दुनिया की लड़कियाँ जो वहाँ उन्हें लाया गया है, तो वो उन आंकड़ों की बात कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी आपको आमंत्रित किया है भोपाल, वो भी आपके साथ फिल्म देखेंगे? जी बिल्कुल, अभी मेरी उनसे एक सौजन्य भेंट छोटी सी हुई। वो बड़े उत्साहित थे कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो मुझसे मिलना चाह रहे थे। अभी हमारी पूरी टीम के साथ शायद अभी शेड्यूल हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है कि कल हमारी टीम पूरी जो है उनके साथ फिल्म देखेगी, और जो है जो भी फिर हमारी चर्चा होगी फिर उनके साथ होगी। इस फिल्म के माध्यम से क्या संदेश आप लोगों ने देने की कोशिश की है? जी देखिए, पहले इसे सब लोग कम्युनल स्वरूप देने की बात कह रहे थे कि कम्युनल फिल्में ऐसी वैसी है, लेकिन जब फिल्म देख के निकल रहे हैं तो लोग ना तो उसमें कोई धर्म की बात कर रहे हैं, ना कोई किसी पर्टिकुलर हेट्रेड की बात हो रही है। जो भी निकल रहा है वो एक ही बात बोल रहा है कि हमें हमारे संस्कारों से, हमारे कल्चर से जुड़े रहना चाहिए, हमारे भविष्य की पीढ़ी, हमारे बच्चों को संस्कार देना चाहिए, जो अमूमन अब न्यूक्लियर फैमिली होते होते हम भूल गए कि हमारा भी कोई रूटेड कल्चर है। माता पिता सब कमाने में लगे हैं, बच्चों को दाइयाँ पाल रही है, तो उनको, या कहीं किंडर जो गार्डन है वहाँ पर बच्चे उसमें रहते हैं, तो उनको संस्कार कहाँ से मिले। तो सबसे बड़ी बात जो विषय निकल के यही आया, हमारा जो संदेश है कि हमें हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से, हमारे जो उनसे जुड़े रहना चाहिए। हमारी जड़ें वहाँ अगर बनी रहेगी तो कोई भी भविष्य में कट्टरपंथी, या कहना चाहिए कोई कट्टरपंथी ताकत हमें बरगला नहीं पाएगी, हमारे बच्चों को पथभ्रष्ट नहीं कर पाएगी। अच्छा, भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं जहाँ पर इस फिल्म को रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, अभी हमने इसको 30 से ज़्यादा देशों में इसका प्रसारण के योजना बनी है हमारे प्रोड्यूसर के द्वारा बताई गई थी जो। तो अभी तक यूएसए में काफ़ी, इसका कनाडा यूएसए में काफ़ी अच्छा प्रतिक्रिया मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया से कल तक जो मुझे आंकड़े मिले थे 40 लाख से ऊपर वो बिजनेस करके आई थी। और यूके में भी हमने, यूनाइटेड किंगडम में भी डाला है, लेकिन वहाँ कुछ वो सरकार को लेकर थोड़े कुछ मतभेद चल रहे हैं, उन्हें भी सॉर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, कानूनन प्रक्रिया। तो मुझे लगता है कि ओवरसीज जो है हमारा, जितना मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि हम 200 करोड़ से ऊपर का हमारा ओवरसीज जनरेट होगा, और भारत में 100 करोड़ तो लगभग हो ही गया है। तो ये एक ऐतिहासिक फिल्म होगी और बम्पर सुपर डुपर हिट फिल्म ये होने वाली है। देखिए, द केरला स्टोरी अभी तक 150 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और इनको उम्मीद है कि ये 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। कर्नाटक के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में क्या आए, देश की राजनीति भी अलग दिशा की तरफ रुख कर गई, ऐसा लगता है। एक होकर बीजेपी का मुकाबला करने की बात कहने वालों के बयान अब कुछ अलग ही अंदाज में सुनाई पड़ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में।
कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय दलों के निशाने पर बीजेपी हमेशा से रही है और गाहे बगाहे पार्टियां एक साथ आकर बीजेपी से मुकाबला करने की बात कहती रही हैं। लेकिन कर्नाटक का नतीजा कांग्रेस के पक्ष में क्या आया, सियासी दलों के अलग सुर और राग सुनने को मिलने लगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी कुछ यही कहती हैं। ममता दीदी का कहना है कि जिन राज्यों में रीजनल पार्टी ताकतवर है वहां कांग्रेस को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। I think that wherever the regional party is very strong, suppose you see the Bihar, the Odisha, the Bengal, the Chennai, the Jharkhand, the AP, Andhra Pradesh, the Telangana, like so many states, Punjab. So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong. इतना ही नहीं, ममता दीदी कांग्रेस को त्याग करने की नसीहत तक देती नजर आई, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जब साथ बैठेंगे तब बहुत कुछ तय होगा। They have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also. I am not telling that Congress should not fight there. It is, let us decide this. It is not at the final stage. When the matter will be discussed, then we can discuss into in details. हालांकि ममता दीदी की नसीहत कांग्रेस को रास नहीं आ रही। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी उन्हें 2011 की याद दिलाकर कहते हैं कि कांग्रेस के साथ से ही उन्हें सत्ता मिली थी, ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। आज जब ये लगने लगे कि बिना कांग्रेस बंगाल में ममता बनर्जी की हालत और मुश्किल में जाने की हालत है, तो आप बात घुमा फिरा के बोलना शुरू कर दिए हैं। यूपीए 1, यूपीए 2 सारे रीजनल पार्टी को लेकर तो किए है कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी जानते हैं कल्चर ऑफ कोalition पॉलिटिक्स, समझौते की राजनीति कांग्रेस पार्टी आप बखूबी जानते हैं। लेकिन गद्दारों के साथ किस तरह की सलूक किया जाना चाहिए वो भी हमें सोचना तो पड़ेगी। आज तुम हमें हाँ कहोगे, कल मौका मिलने से हमें पीछे से छोरी भोंकोगे, ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना दोबारा। कुल मिलाकर एक राय होकर एक साथ बीजेपी से मुकाबला करने की विपक्ष की बातों के बीच हाल के कर्नाटक नतीजों ने एक बार फिर से साथ आने वालों की ही 2024 को लेकर अलग अलग राय बना दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।